कल्पना कीजिए कि कोई सुबह उठता है, अपना बैंक अकाउंट चेक करता है और अचानक उसे पता चलता है कि वो डॉलर मिलेनियर बन चुका है। अरे वाह, ये तो किसी सपने जैसा है। बिल्कुल। मतलब सदियों पुराना एक शांत सा गांव रातों रात कंक्रीट के एक विशाल बूम टाउन में बदल गया है। गैराज में एक चमचमाती नई प्रीमियम एसयूवी खड़ी है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसी समस्या? वो इंसान उस शानदार गाड़ी को चलाकर कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि शहर की सड़कों पर कोई नियम ही काम नहीं करते। घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता ये तो बहुत ही अजीब विरोधाभास है ना? एक तरफ बेशुमार दौलत और तकनीक, और दूसरी तरफ बुनियादी नागरिक सुविधाओं का पूरी तरह ठप हो जाना। आज 1 अप्रैल 2026 है और हमारी आज की इस गहन चर्चा में सबका स्वागत है। आज का हमारा मिशन भारत के इसी अजीबोगरीब विरोधाभास को गहराई से समझना है। हाँ, ये विरोधाभास सच में हैरान करने वाला है। मतलब हम एक ही समय में दो अलग-अलग दुनियाओं में जी रहे हैं। सही कहा। एक दुनिया वो है जहां हम कूटनीति और तकनीक के मोर्चे पर वैश्विक स्तर पर बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी दुनिया वो है जहां हमारी अपनी सामाजिक व्यवस्थाएं और संस्थाओं पर हमारा भरोसा गहरे संकट में है। तो खैर, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत उसी डॉलर मिलियनियर वाले उदाहरण से करते हैं, जो आज के उत्तर प्रदेश के जेवर की असलियत है। बिल्कुल, जेवर एयरपोर्ट का प्रभाव। हाँ, वहां बन रहे नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने वहां की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह उलट-पुलट कर दिया है। जिन किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई हैं, उनमें से कुछ को 20 करोड़ रुपए यानी लगभग 2.1 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का मुआवजा मिला है। 20 करोड़? बाप रे! हाँ, पूरे इलाके में कारों के शोरूम की बाढ़ आ गई है और प्रीमियम एसयूवीज हाथों हाथ बिक रही हैं। देखिए, इतिहास को करीब से देखने वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम 16वीं सदी में बोलिविया के पोटोसी शहर को देखें, जहां अचानक चांदी मिली। अच्छा, पोटोसी। हाँ, या फिर 19वीं सदी में कैलिफोर्निया का गोल्ड रश, वहां भी रातों रात शहर खड़े हो गए थे। लेकिन जेवर या भारत के नए बूम टाउन्स की कहानी थोड़ी अलग है। अलग कैसे? यहाँ जमीन के नीचे से कोई सोना या तेल नहीं निकला है। इन शहरों की नींव सिर्फ और सिर्फ शहरीकरण की भूख पर टिकी है। हमें बस हाईवे, एयरपोर्ट और आईटी पार्क चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, अचानक आई इस दौलत की सामाजिक कीमत कौन चुका रहा है? सदियों पुराने सामाजिक ताने बाने पलक झपकती टूट रहे हैं। ये बहुत अहम बिंदु है। जो किसान जमीन के मालिक थे, वे तो करोड़पति हो गए, लेकिन उन खेतों में काम करने वाले भूमिहीन मजदूरों का क्या हुआ? वे तो पूरी तरह बेघर और बेरोजगार हो गए। बिल्कुल। और उन अमीर किसानों की स्थिति भी कोई बहुत आसान नहीं है। उनके पास पैसा आ गया है, लेकिन वे किसी फैक्ट्री में छोटी नौकरी कर नहीं सकते, क्योंकि उनका एक सामाजिक रुतबा है, और बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने की उनके पास योग्यता नहीं है। और जब इंसान के पास पैसा हो पर उसकी एक पुरानी पहचान छिन जाए, तो वो दिखावे का सहारा लेता है। यही कारण है कि हम उन इलाकों में हेलीकॉप्टर शादियों का चलन देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर शादियां? सच में? हाँ, शादियों में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। वे अपनी नई पहचान इस दिखावे से बना रहे हैं। और विडंबना देखिए, जिन मजदूरों को बाहर से इन विशाल इमारतों को बनाने के लिए लाया जा रहा है, उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो वो लोग कहाँ रह रहे हैं? वही तो, एक तरफ हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके ठीक नीचे नई झुग्गियां और स्लम बस रहे हैं। ये तो एक बहुत ही अजीब स्थिति है। मतलब आपके पास दुनिया भर की दौलत आ गई, लेकिन उस पैसे को खर्च करने या उसका आनंद लेने के लिए आपके पास कोई सुरक्षित साफ सुथरा शहर ही नहीं है। सही बात है। इस कंक्रीट के विकास को जब हम भारत के महानगरों से जोड़कर देखते हैं, तो स्थिति और भी चिंताजनक लगती है। बेंगलोर का ही उदाहरण लें। हाँ, बेंगलोर का ट्रैफिक तो मशहूर है। बिल्कुल। हमारे फोन में ऐप्स हैं जो 10 मिनट में घर पर ग्रोसरी डिलीवर कर देते हैं। हम ठेले वाले को सेकंडों में यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं। तकनीक में तो हम बहुत आगे हैं। लेकिन उसी शहर में एक आम इंसान साल के 168 घंटे सिर्फ ट्रैफिक जैम में फंसा रहता है, जहां गाड़ियों की औसत गति 14 किलोमीटर प्रति घंटे से भी नीचे आ गई है। मुझे समझ नहीं आता, क्या हमारे शहरों में सिर्फ कंक्रीट और पैसे की कमी है, या बात कुछ और ही है? नहीं, समस्या पैसे या निवेश की बिल्कुल नहीं है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि असली समस्या ये है कि हम एक ऐसे ढांचे पर काम कर रहे हैं जो आज के समय के लिए बना ही नहीं था। मतलब? पुराना ढांचा है। हाँ। हमारे शहरों की नगरपालिका संरचनाएं आज भी काफी हद तक औपनिवेशिक काल यानी अंग्रेजों के जमाने के डिजाइन पर चल रही हैं। वे छोटे कस्बों को संभालने के लिए थे, आज के मेगा सिटीज के लिए नहीं।
लेकिन इससे भी बड़ी बात है शाज़ा नियम या शेयर्ड रूल्स की कमी। शाज़ा नियमों की कमी, थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। देखिए, जब कोई संस्था इतने बड़े शहर को संभालने में विफल हो जाती है तो लोग अपने खुद के अनौपचारिक तरीके निकाल लेते हैं। भारत में हम ट्रैफिक सिग्नल को एक कड़ा नियम नहीं मानते। हाँ, ये तो है। हम उसे एक सुझाव की तरह देखते हैं। अगर चौराहे पर पुलिस वाला नहीं है तो लाल बत्ती का कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल सही कहा। जब हर इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए उस अनौपचारिक व्यवस्था में अपने तरीके से गाड़ी चलाता है तो पूरा शहर एक अराजक समझौते पर चलने लगता है। संस्थाओं का डर और उन पर भरोसा दोनों खत्म हो चुके हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। जब हमारे पास इतने बड़े और जटिल शहर हैं जहां व्यवस्थाएं दम तोड़ रही हैं, तो उन्हें सुधारने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जाहिर है, डेटा चाहिए। बिल्कुल। हमें बिल्कुल सटीक जानकारी चाहिए कि कौन कहाँ रहता है और कहाँ किन सुविधाओं की जरूरत है। और यही चीज हमें आज से शुरू हो रही एक ऐतिहासिक पहल की तरफ ले जाती है। आज 1 अप्रैल से दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना सेंसस 2027 शुरू हो गई है। ये सच में एक अभूतपूर्व कदम है। ये पूरी तरह से डिजिटल फर्स्ट प्रक्रिया है। कागज और पेन वाले दिन अब गए। अब मोबाइल ऐप का इस्तेमाल हो रहा है और लोग खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। मुझे इस पूरी प्रक्रिया में जो चीज सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है वो है डिजिपिन। डिजिपिन? हाँ, ये डाक विभाग, IIT हैदराबाद और इसरो का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसे सिर्फ एक पिन कोड मत समझिए, ये 10 अक्षरों का एक कोड है जो पूरे देश के अक्षांश और देशांतर को जमीन पर 4 मीटर बाय 4 मीटर के छोटे छोटे ग्रिड में बांट देगा। अच्छा, अगर हम इसे और स्पष्ट रूप से समझें तो कल्पना कीजिए कि पूरे भारत के नक्शे को एक विशाल बिसात या चेस बोर्ड में बदल दिया गया है। एक डिजिटल चेस बोर्ड। बिल्कुल। और उस बिसात का हर एक 4 बाय 4 मीटर का खाना एक अनोखी पहचान रखता है। ये कोई गली का नाम या मील का पत्थर नहीं है जो कल बदल जाएगा। ये जमीन का एक स्थायी डिजिटल फिंगरप्रिंट है। लेकिन इसका जमीनी फायदा क्या होगा? एक आम इंसान को इससे क्या मिलेगा? हाँ, इसका असर बहुत व्यापक होगा। अब तक सरकार को पता होता था कि किस जिले में कितने स्कूल या अस्पताल हैं, लेकिन वे ठीक कहाँ हैं ये मैप करना मुश्किल था। हाँ, एड्रेस ढूंढना तो हमेशा सिरदर्द होता है। इस ग्रिड सिस्टम से आप स्वास्थ्य सुविधाओं, आंगनवाड़ी केंद्रों की सटीक लोकेशन तय कर सकते हैं। और आपदा के समय सोचिए इसका क्या इस्तेमाल होगा। जैसे बाढ़ या भूकंप के समय? हाँ, अगर बाढ़ आ जाए या भयंकर लू मतलब हीट वेव चल रही हो तो प्रशासन को बिल्कुल सटीक रूप से पता होगा कि किस 4 बाय 4 ग्रिड में फंसे घरों को सबसे ज्यादा खतरा है और राहत कहाँ पहुंचानी है। 1 मिनट जरा रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा डर लग रहा है। डर किस बात का? एक तरफ आप कह रही हैं कि सरकार को आपदा के समय मुझे ढूंढने में आसानी होगी, लेकिन 4 मीटर बाय 4 मीटर ये तो मेरे बेडरूम या लिविंग रूम के आकार का हुआ। हाँ, सटीकता तो है। अगर मेरा सारा डेटा, मेरी पहचान, मेरे घर का पता इस एक 10 डिजिट के कोड से जुड़ गया तो क्या ये प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा दुस्वप्न नहीं बन जाएगा? क्या कोई भी मुझे कभी भी ट्रैक नहीं कर लेगा? आपकी चिंता 100% वाजिब है। जब आप इतनी बारीक सटीकता के साथ पूरे देश को मैप कर रहे हो तो गोपनीयता कोई बाद में सोचने वाला मुद्दा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सिस्टम के मूल में होना चाहिए। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट में रोल बेस्ड एक्सेस और बहुत मजबूत एन्क्रिप्शन की बात की गई है। तो ये रोल बेस्ड एक्सेस कैसे काम करेगा? इसे ऐसे समझिए, अगर कोई डिलीवरी वाला आपके घर ग्रोसरी लेकर आ रहा है तो सिस्टम उसे सिर्फ आपका 4 बाय 4 ग्रिड वाला डिजिपिन दिखाएगा ताकि वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, डिलीवरी वाले को लोकेशन मिल गई, लेकिन उसी डिजिपिन से जुड़ी आपकी मेडिकल हिस्ट्री या आपकी कोई अन्य निजी जानकारी उस डिलीवरी वाले को नहीं दिखेगी। सिस्टम ये तय करेगा कि किस व्यक्ति को उसकी नौकरी के हिसाब से आपके डेटा का कितना हिस्सा देखने की इजाजत है। अच्छा, इसे ही रोल बेस्ड एक्सेस कहते हैं। बिल्कुल। अगर इस दीवार को मजबूत नहीं रखा गया तो इस पूरे ऐतिहासिक कदम से जनता का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। और बात जब जनता के भरोसे की आती है तो हम इस चर्चा के सबसे नाजुक और गंभीर मोड़ पर पहुंचते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे शहरों के नक्शों और घरों के डेटा की। हाँ। लेकिन क्या होता है जब संस्थाएं उसी तकनीक और डेटा का इस्तेमाल हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को माप करने के लिए करती हैं? इससे हमारा अगला विषय जुड़ता है जो सीधे चुनाव आयोग से संबंधित है। हाँ। मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हमारी इस चर्चा का मकसद किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं है।
हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ इस घटना के पीछे की व्यवस्था और तकनीक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह निष्पक्षता बहुत जरूरी है क्योंकि यह मुद्दा सीधे तौर पर हमारे लोकतंत्र की नींव से जुड़ा है। तो स्थिति ये है कि भारत के इतिहास में पहली बार 193 विपक्षी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रस्ताव संसद में रखा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस पूरे राजनीतिक भूचाल के केंद्र में चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR कहा जा रहा है। आयोग ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने और उसे साफ करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। AI का इस्तेमाल? हाँ। AI ने करोड़ों नामों में से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगतियां खोजी। और जब हम इसके आंकड़ों पर नजर डालते हैं तब हमें इस विवाद की असली गहराई समझ आती है। अकेले पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण ले। वहां क्या हुआ? ड्राफ्ट स्टेज पर AI की जांच के बाद 58 लाख से भी ज्यादा वोटर्स के नाम सूची से हटा दिए गए। 58 लाख? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और सिर्फ यही नहीं, फाइनल लिस्ट आने के बाद भी करीब 60 लाख मामले ऐसे हैं जो अभी भी निर्णय के अधीन हैं, यानी उन पर फैसला नहीं हो पाया है। स्थिति इतनी उलझ गई कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने इन पेंडिंग मामलों को सुलझाने के लिए 500 न्यायिक अधिकारियों को विशेष रूप से नियुक्त किया है। मैं विपक्ष की चिंता समझता हूँ, लेकिन यहाँ मैं AI के पक्ष में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हमें एक साफ और सटीक वोटर लिस्ट नहीं चाहिए? चाहिए तो बिल्कुल। अगर AI इंसान से ज्यादा तेजी से ये पकड़ पा रहा है कि कोई वोटर लिस्ट में 2 बार दर्ज है या किसी की मृत्यु हो चुकी है, तो ये तो तकनीक का सही इस्तेमाल हुआ ना? क्या महज एक तकनीकी जांच और साफ सफाई की प्रक्रिया को इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाना सही है? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि इसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का असल मतलब क्या है। हाँ, वही मैं सोच रहा था। आपका सवाल बहुत तार्किक है। सिद्धांत रूप में AI का इस्तेमाल एक साफ वोटर लिस्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा कदम है, लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई नाम 2 बार है। तो और क्या हो सकता है? AI ये भी देख सकता है कि एक ही छोटे से घर के पते पर 50 लोग कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या किसी के नाम की स्पेलिंग अलग-अलग दस्तावेजों में अलग कैसे है। समस्या तकनीक की नीयत में नहीं है, बल्कि उसके लागू होने के तरीके और मार्जिन ऑफ एरर में है। मतलब मशीन से भी बड़ी गलतियां हो सकती हैं। बिल्कुल। जब आप सिर्फ एक राज्य में 60 लाख लोगों की नागरिकता और उनके वोट देने के अधिकार पर सवाल खड़ा कर देते हैं, तो वो महज एक तकनीकी सफाई नहीं रह जाती, वो एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट बन जाता है। ये तो है। सोचिए, एक गरीब और अनपढ़ मजदूर जिसके पास शायद सही दस्तावेज न हो, अगर मशीन उसे सिर्फ इसलिए लिस्ट से बाहर कर दे क्योंकि उसका नाम कहीं गलत लिखा है, तो क्या होगा? उसका तो वोट देने का हक ही छिन जाएगा। अगर इस पूरी तकनीकी प्रक्रिया के कारण एक भी योग्य नागरिक वोट देने से वंचित रह जाता है, तो पूरी चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लग जाता है। चुनाव आयोग की तुलना एक रेफरी से की जा सकती है। हाँ, एक न्यूट्रल रेफरी। लेकिन जब 10% से ज्यादा खिलाड़ियों को ये लगने लगे कि रेफरी मशीन के भरोसे उन्हें खेल से बाहर कर रहा है, तो खेल पर से ही भरोसा उठ जाता है। ये सचमुच एक खतरनाक स्थिति है। जब किसी संस्था के नियम रातों रात बदलते हैं या कोई मशीन अचानक आपका अधिकार छीन देती है, तो उसका सबसे बुरा असर समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों पर पड़ता है। बिल्कुल। और अधिकारों के अचानक छिन जाने की ये बात हमें सीधे अपने अगले मुद्दे पर ले जाती है। चुनाव आयोग के विवाद के बीच ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को लेकर एक ऐसा नियम लागू हुआ है जिसने पूरी व्यवस्था को पलटकर रख दिया है। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अगर हम 2014 के नालसा जजमेंट और 2019 के ट्रांसजेंडर अधिकार कानून की बात करें, तो वो भारत के लिए एक बहुत ही प्रगतिशील कदम था। उसमें क्या खास था? उस कानून में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी स्व पहचान का अधिकार था। मतलब कोई भी व्यक्ति खुद ये तय कर सकता था कि उसकी जेंडर पहचान क्या है, और इसके लिए किसी डॉक्टर के सर्टिफिकेट या किसी शारीरिक सर्जरी की अनिवार्यता नहीं थी, जो कि जमीनी सच्चाई को देखते हुए बहुत जरूरी भी था। भारत में जेंडर बदलने की सर्जरी बहुत महंगी है, बेहद जटिल है और हर जगह उपलब्ध भी नहीं है। हाँ, और हर कोई इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। स्व पहचान का अधिकार उन्हें सम्मान और आजादी देता था। लेकिन अब सरकार ने एक नया संशोधन करके इस पूरी परिभाषा को बहुत ही सीमित कर दिया है।
नए नियमों के अनुसार अब सिर्फ हिजड़े, किन्नर और अरावनी जैसी पारंपरिक पहचानों को ही इसके दायरे में रखा गया है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर कोई अब सर्जरी करवाता है तो अस्पताल के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वे इसकी सूचना सीधे जिला मजिस्ट्रेट को दें। मानवाधिकार के नजरिए से देखें तो ये किसी भी व्यक्ति की निजता यानी प्राइवेसी का बहुत बड़ा उल्लंघन है। बिल्कुल। एक व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने शरीर के साथ जो मेडिकल प्रक्रिया करवा रहा है उसकी रिपोर्टिंग सीधे प्रशासन को क्यों होनी चाहिए? और इस संशोधन का एक शब्द जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो है रेट्रोस्पेक्टिव लागू होना। सुनने वालों के लिए मैं इसे आसान भाषा में समझा दूं, इसका मतलब है कि ये नियम पीछे की तारीख से लागू किया गया है। और इसका सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। कल्पना कीजिए, आपने 2019 के उस पुराने प्रगतिशील कानून पर भरोसा किया। आपने बिना सर्जरी के अपनी स्व पहचान के आधार पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट बदलवा लिया। हाँ, बहुत लोगों ने ऐसा किया होगा। आप एक नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं और आज अचानक सरकार कहती है कि पुराने नियम के तहत बने आपके वो सारे दस्तावेज अब अमान्य हो सकते हैं क्योंकि आज नियम बदल गए हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप एक रात सोएं और सुबह उठकर पाएं कि कानूनी तौर पर अब आपकी कोई पहचान ही नहीं बची है। ये तो खौफनाक है। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, ये एक समुदाय के अंदर खौफ पैदा करने वाली स्थिति है। और यहाँ से हमें वो विरोधाभास सबसे साफ दिखाई देता है जिसके साथ हमने ये चर्चा शुरू की थी। एक तरफ हम घरेलू मोर्चे पर देख रहे हैं कि नियम अस्थिर हैं, संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं और हाशिए पर खड़े समुदायों में डर है। हम अंदर से बटे हुए और उलझे हुए नजर आते हैं। लेकिन खैर, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम अपनी घरेलू सीमाओं से बाहर झांकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही देश की बात कर रहे हैं। अच्छा, कूटनीति की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति के मोर्चे पर भारत ने जो संतुलन साधा है वो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मध्य पूर्व के मौजूदा संकट में ये बात पूरी तरह साबित हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव किस चरम पर है। ये कोई आम भू राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सीधे हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। भारत अपना 50% तेल और 60% गैस इसी क्षेत्र से खरीदता है। बिल्कुल। और जब तनाव बढ़ा और ईरान ने होर्मुज जलमार्ग में व्यावसायिक जहाजों पर हमले करने शुरू किए तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। हाँ, न्यूज़ में तो यही चल रहा था। लेकिन उस भारी गोलाबारी और तनाव के बीच भी ईरान ने भारतीय जहाजों को वहां से बिल्कुल सुरक्षित गुजरने दिया। मैं यही समझना चाहता हूँ, उन्होंने ऐसा क्यों किया? ईरान को हमसे ऐसी क्या हमदर्दी थी? देखिए, ये हमदर्दी नहीं थी, ये भारत की सालों की कूटनीति का नतीजा था। भारत ने खुद को अमेरिका और इजराइल के सैन्य खेमे का हिस्सा नहीं बनने दिया। मतलब हमने न्यूट्रल स्टैंड लिया। हाँ, भारत ने हिंसा की निंदा की, शांति की अपील की, लेकिन किसी एक गुट का आंख मूंदकर साथ नहीं दिया। ये वो रणनीतिक स्वायत्ता है जिसका फायदा हमें मिला। अगर मैं इसे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ूं तो जो लोग कार या बाइक चलाते हैं उनके लिए सिर्फ कोई विदेश नीति की किताब का चैप्टर नहीं है। जब हॉर्मुज जलमार्ग पे हमले हो रहे थे तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम आसमान छू सकते थे। बिल्कुल छू सकते थे। लेकिन क्या भारत में पिछले महीने आपके पेट्रोल या डीजल का बिल दोगुना हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जहां एक तरफ ईरान ने हमारे जहाजों को नहीं रोका, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने हमारे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी आपातकालीन तेल भंडारों को भरने में पूरी मदद की। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी और यूएई में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। भारत ने उनके हितों की भी रक्षा की। यहाँ मैं एक बहुत ही सटीक तुलना करना चाहूंगी जो हमें बताती है कि भारत ने क्या अलग किया। कौन सी तुलना? इस पूरे तनाव के दौरान पाकिस्तान ने खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। ओहो, और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा सबके सामने है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिना कूटनीतिक शिष्टाचार के खुलेआम ऐसे देशों को लूजर्स कह दिया था जो बिना किसी ठोस हैसियत के बीच बचाव करने आ जाते हैं। बाप रे, लूजर्स कह दिया? हाँ, इसके विपरीत भारत ने कोई दिखावा नहीं किया। भारत ने किसी झूठी मध्यस्थता का क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों, अपने नागरिकों की सुरक्षा और अपनी ऊर्जा जरूरतों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखा। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो हमारे सामने एक बेहद जटिल और कई परतों वाले देश की तस्वीर उभरती है। बिल्कुल सही कहा। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारी विदेश नीति इतनी सधी हुई है
कि हम मध्य पूर्व के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्रों से भी अपना तेल और अपने नागरिक सुरक्षित निकाल लाते हैं। तकनीक के मोर्चे पर हम इतने आगे हैं कि सेंसस 2027 में हम सैटेलाइट और एआई की मदद से पूरे देश के चप्पे-चप्पे को 4 बाय 4 मीटर के ग्रिड पर डिजिटल रूप से मैप कर रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इस विशाल कूटनीतिक और तकनीकी छलांग के बावजूद जब हम जमीन पर उतरते हैं तो हमारे शहरों का ट्रैफिक रेंग रहा है, क्योंकि हमारे पास साझा नियमों की कमी है। हाँ, हमारी सबसे बड़ी संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं और ट्रांसजेंडर्स जैसे समुदाय रातों रात बदले गए नियमों के कारण अपनी पहचान खोने के डर में जी रहे हैं। ये साबित करता है कि सिर्फ पैसा, एआई या बेहतरीन कूटनीति अपने आप में सब कुछ नहीं बदल सकती। और जाते जाते मैं सोचने के लिए एक आखिरी विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। जरा सोचिए, हम 2027 की इस महाजनगणना में हर एक इंसान, हर एक घर और हर एक स्कूल को 4 बाय 4 मीटर के ग्रिड पर बिल्कुल सटीक रूप से मैप कर रहे हैं। सरकार के पास दुनिया का सबसे शानदार डेटाबेस होगा। हम जान जाएंगे कि कौन कहाँ है। बिल्कुल। लेकिन जब एक इंसान खुद को उस 4 बाय 4 ग्रिड के अंदर तो खड़ा पाता है, पर अपने ही समाज में अपने बुनियादी अधिकारों को लेकर अनिश्चित रहता है, जब एक नागरिक मशीन की गलती के कारण अपने मतदान के हक को लेकर डरा रहता है, या जब वो इंसान अपने ही शहर की सड़क पर अपनी ही महंगी गाड़ी में खुद को असहाय महसूस करता है, तो उस अत्याधुनिक विश्व स्तरीय तकनीक का असल में क्या फायदा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम कागजों और डिजिटल नक्शों पर तो परफेक्ट होते जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर इंसानियत और उस बुनियादी भरोसे को खोते जा रहे हैं जो हम सबको एक साथ जोड़े रखता है? ये सच में हमें अपने विकास के मॉडल पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने और इस विरोधाभास को समझने की कोशिश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए स्रोतों, नई जानकारियों और एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए।